हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के शेष ऑब्जेक्टिव को इस क्लास में देखेंगे। तो चलिए हम शेष ऑब्जेक्टिव को इस क्लास में आगे देखेंगे। 40 तक हम ऑब्जेक्टिव को देख चुके थे, ठीक है। 40 तक हम ऑब्जेक्टिव को देख चुके थे, अब हम आगे देखेंगे। तो गुड मॉर्निंग आप सभी साथियों को। आई होप, आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे देखिए 41 में क्या कहता है आपको, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का क्या कहलाता है। कहता है गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का क्या कहलाता है। द्वारक कहलाता है, वक्रता कहलाता है, फोकस कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? द्वारक सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। कहता है लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहा जाता है? वक्रता केंद्र कहा जाता है, प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है, द्वारक केंद्र कहा जाता है, अक्ष केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाशिक केंद्र। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? प्रकाशिक केंद्र सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है किसी लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं। किसी लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 1 होते हैं, 2 या 3 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। किसी लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? 2 होते हैं। आगे देखिए 44 में कहता है प्रत्येक लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि प्रत्येक लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि लेंस की एक सतह वक्र तथा दूसरा समतल होती है। बी में कहता है लेंस की 2 वक्र सतहें होती है, लेंस की दोनों सतहें समतल होती है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? लेंस की दोनों वक्र सतहें होती है। लेंस की दोनों वक्र क्या होती है? दोनों सतहें वक्र होती है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है। मीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, मात्रक विहीन है यानी मात्रक नहीं है। तो क्या हो जाएगा आपका? मात्रक विहीन हो जाएगा, ठीक है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? किसी लेंस द्वारा यदि उत्पन्न होता है आवर्धन तो उसका कोई एसआई मात्रक यूनिट, कोई एसआई यूनिट नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है आपको, आगे कहता है जब प्रकाश एक माध्यम से, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब अपवर्तन होता है। तब क्या होता है? अपवर्तन जो होता है प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण होता है, प्रकाश की चाल में परिवर्तन नहीं होने के कारण होता है, प्रकाश के रंग में परिवर्तन होने के कारण होता है, इनमें कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 47 कहता है किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है,
दोनों होती है, इनमें से कोई नहीं। क्या होती है? बी, ऋणात्मक होती है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? ऋणात्मक सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या कहता है, किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है। किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, शून्य होती है, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? धनात्मक होती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? धनात्मक सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहता है किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, धनात्मक ऋणात्मक दोनों होती है, ऋणात्मक धनात्मक दोनों होती है। क्या हो जाएगी आपको? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। आगे देखिए, कहता है जो लेंस बीच में अंदर की ओर धंसा हुआ हो वह कहलाता है। क्या कहता है? जो लेंस बीच में अंदर की ओर धंसा हुआ हो वह कहलाता है। आभासी लेंस कहलाता है, अवतल लेंस कहलाता है, दोनों कोई नहीं। क्या कहलाता है? अवतल लेंस कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। जो लेंस आपको अंदर की ओर धंसा हो ना, जो लेंस आपको अंदर की ओर धंसा हो वो क्या कहलाता है आपको? अवतल लेंस कहलाता है। तो अवतल लेंस देखिए किस प्रकार का होता है। अवतल लेंस आपको इस प्रकार का होता है। ये जो होता है आपका क्या होता है? अवतल लेंस होता है। ये वाला भाग देखिए इधर से भी धंसा हुआ है, इधर से भी धंसा हुआ है, तो ये आपका अवतल लेंस हो जाएगा। यदि पूछेगा उत्तल लेंस किस प्रकार का होता है, तो उत्तल लेंस आपको इस प्रकार का होता है। ठीक, जिसकी ऊपरी भाग क्या हो? जिसकी ऊपरी भाग उभरा हुआ हो। ये देखिए इसका ऊपरी भाग जो है ये उभरा हुआ है, इस साइड से भी ये ऊपरी भाग क्या है? उभरा हुआ है। लेकिन अवतल लेंस का क्या होता है? ये ऊपरी भाग धंसा हुआ होता है। ठीक, ये अंदर की ओर धंसा होता है। ये देखिए अंदर की ओर धंसा हुआ है। ठीक है, तो अवतल लेंस और उत्तल लेंस समझ गए होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है आपको जो लेंस बीच में उभरा हुआ हो। हम आपको अभी भी बताए, जो लेंस बीच में आपको क्या हो? ऊपर उठा हुआ हो, यानी कि इस प्रकार का हो, इस प्रकार का हो। ठीक है, ये देखिए उभरा हुआ है, इस साइड से भी उभरा हुआ है। तो इस प्रकार का यदि लेंस हो तो इसको कहेंगे हम क्या चीज? उत्तल लेंस कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? उत्तल लेंस कहेंगे। तो ऑप्शन ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी आपका सही हो जाएगा, उत्तल लेंस। आगे देखिए, कहता है यदि किसी लेंस की क्षमता प्लस एक डायप्टर, डी से होता है डायप्टर, यदि किसी लेंस की क्षमता प्लस एक डायप्टर हो तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी। यदि किसी लेंस की क्षमता एक डायप्टर हो तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? उस लेंस की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर होगी, 125 सेंटीमीटर होगी, 103 सेंटीमीटर होगी, 101 सेंटीमीटर होगी। तो उसकी कितना हो जाएगी? फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। यदि किसी लेंस की क्षमता प्लस एक डायप्टर हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होती है? 100 सेंटीमीटर होती है। चलिए आगे आगे कहता है अवतल लेंस को निम्न में से किसी एक अन्य नाम से जाना जाता है। अवतल लेंस को निम्न में से किसी एक अन्य नाम से जाना जाता है। अवतल लेंस को और दूसरा किस नाम से जाना जाता है? समसारी लेंस के नाम से, अपसारी लेंस के नाम से, अभिसारी लेंस के नाम से, इनमें से कोई नहीं। तो किस नाम से जाना जाता है? अपसारी लेंस के नाम से। किससे जाना जाता है अवतल लेंस को दूसरे नाम में? तो अपसारी लेंस। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? अपसारी लेंस सही हो जाएगा। ठीक है, अवतल लेंस को एक दूसरा नाम है अपसारी लेंस। आगे देखिए, आगे कहता है दंत विशेषज्ञ।
दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? ठीक है, दंत विशेषज्ञ यानी दांत का जो डॉक्टर होता है ना, वो मरीज के दांत को बड़ा प्रतिबिंब यानी बड़ा रूप में देखने के लिए कौन सा दर्पण का यूज करता है, यानी कौन सा दर्पण का उपयोग करता है वो? तो वो जो है आपको किस दर्पण का उपयोग करेगा? अवतल का करेगा, समतल का करेगा, उत्तल का करेगा, या सभी का करेगा? किसका करेगा? तो वो जो है आपको अवतल का करेगा, क्योंकि अवतल दर्पण में क्या होता है, जितना बड़ा वस्तु होता है उससे क्या होता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो इसीलिए आपको ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दांत वाला डॉक्टर क्या करता है, कान वाला डॉक्टर क्या करता है, वो जो है अवतल दर्पण की सहायता से वो अपना जो है कोई भी जहाँ मतलब इलाज करना होता है उसको आवर्धित रूप में यानी बड़ा रूप में देख करके तब उसको अंदाजा करके उसके अनुसार वो इलाज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, कहता है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर, साइन आर बटे साइन आई गुना साइन आर, साइन आई प्लस साइन आर। तो क्या होता है आपका साइन आई बटे साइन आर। आप पढ़े होंगे साइन आई बटे साइन आर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, भी बाई यू के बराबर होता है, यू गुना भी के बराबर होता है, यू प्लस भी के बराबर होता है, भी बाई यू के बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है? भी बाई यू के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, भी बाई यू आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितना होगी? -1 डायप्टर होगी, 1 डायप्टर होगी, 2 डायप्टर होगी, 1.5 डायप्टर होगी। तो कितना होगी? एक डायप्टर होगी। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितना हो जाएगी आपको? 1 डायप्टर होगी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर आगे कहता है एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस क्या होता है? सभी जगह समान मोटा होता है, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा रहता है, इनमें से कोई नहीं। हम अभी भी आपको बताए कि उत्तल लेंस क्या होता है। आपको उत्तल लेंस जो होता है क्या होता है, बीच में ये वाला भाग देखिए, ये जो है आपको मोटा है, लेकिन इधर से ये देखिए पतला है और इधर से ये क्या है, पतला है, जो कि एक क्या है, उत्तल लेंस है। यदि अवतल लेंस की बात करें तो ये देखिए आपको अवतल लेंस इस टाइप का होता है, बीच में क्या होता है, पतला होता है, लेकिन ऊपरी भाग क्या होता है, मोटा होता है। ऊपर नीचे ऊपरी भाग क्या होता है, मोटा होता है, बीच में पतली होती है। लेकिन उत्तल लेंस में क्या होती है, बीच में मोटी होती है और ऊपर दोनों भाग क्या होता है, पतली होती है। तो आपको देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया है, सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। तो किनारों की अपेक्षा कहाँ होता है मोटा, बीच में मोटा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है आपको उत्तल लेंस को डैश लेंस भी कहा जाता है। उत्तल लेंस को और किस नाम से जाना जाता है? आभासी लेंस की नाम से, अपसारी लेंस की नाम से, बायोफोकल लेंस की नाम से, इनमें से कोई नहीं। किस नाम से जाना जाता है? आभासी, अभिसारी, अभिसारी नाम से उत्तल लेंस का एक दूसरा नाम अभिसारी लेंस भी है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, अभिसारी, सही हो जाएगा। अवतल लेंस का एक दूसरा नाम क्या है,
अपसारी लेंस है। ठीक है, ये अवतल का होता है, अवतल का। ठीक है, अवतल का दूसरा नाम अपसारी, उत्तल का दूसरा नाम अभिसारी। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, कहता है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? उत्तल के द्वारा, अवतल के द्वारा, बायोफोकल के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। किसके द्वारा बनता है? तो अवतल के द्वारा बनता है। ठीक है, अवतल के द्वारा सिर्फ क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? कहता है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस को पसंद करेंगे? 50 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस, 50 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 5 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस, 5 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस। किसको पसंद करेंगे आप? तो 50 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस, क्योंकि अवतल लेंस में ही ना आपको जो है बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो ये 50 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस का हम शब्दकोश में छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए पसंद करेंगे, यानी उपयोग में लाएंगे, यूज करेंगे। आगे देखिए क्या कहता है। कहता परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण, इनमें से कोई नहीं। क्या होता है? तो आपको आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। इस टाइप से आपको हम बताए थे। ये आपको एक क्या है? समतल दर्पण है। इस पे एक ये आपतित किरण है और ये क्या है? परावर्तित किरण है। और इसके बीच में क्या होता है? ये अभिलंब होता है। तो जितना बड़ा ये कोण होता है ना आपतित किरण का, उतना ही बड़ा क्या होता है? ये परावर्तित किरण का। ठीक है, इसी को कहा जाता है कोण आई, इसी को कहा जाता है कोण आर, जिसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? साइन आई और साइन आर से। तो ये आपतित किरण और आपतित किरण का कोण और ये परावर्तित किरण का कोण दोनों क्या होता है? आपस में बराबर होता है। तो आपतन कोण बराबर क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या कहता है। आगे कहता है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। F बराबर 2R का, 2 बराबर R, F बराबर R/2, R बराबर F। किससे संबंध है आपको? तो F बराबर R/2। गोलीय दर्पण में फोकस एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? यानी वक्रता त्रिज्या जो होती है, वक्रता त्रिज्या यानी R जो होती है वो क्या होती है? फोकस दूरी की दुगुना होती है। फोकस दूरी की क्या होती है? दुगुना होती है। लेकिन फोकस दूरी और वक्रता में क्या संबंध होती है? फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। F बराबर R/2। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है किसी दर्पण के सामने आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, संभवतः वह दर्पण क्या होगा? कहता है किसी दर्पण के सामने आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, तो वह संभवतः दर्पण किस प्रकार का होगा? केवल समतल होगा, केवल अवतल होगा, केवल उत्तल होगा, केवल समतल या उत्तल होगा? क्या हो जाएगा आपको? तो आपको वो केवल क्या केवल वो क्या होगा? समतल या
उत्तल होगा। क्या हो जाएगा? केवल वो समतल या उत्तल होगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है टॉर्च। टॉर्च टॉर्च सर्च लाइट तथा वाहनों के अग्रदीपों में प्रकाश समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? टॉर्च सर्च लाइट तथा वाहनों के अग्रदीपों में प्रकाश समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? समतल दर्पण का, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, कोई नहीं। किसका उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? अवतल दर्पण सही हो जाएगा। सर्च लाइट और वाहनों के अग्रदीपों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। कहता अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। क्या कहता है? अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। क्या होती है? आभासी एवं सीधा होती है, आभासी तथा उल्टा होती है, काल्पनिक एवं सीधा होती है, सभी होती है। तो क्या हो जाएगी आपको? आभासी एवं क्या होती है? सीधा होती है। आभासी एवं सीधा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए कहता है वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होता है? धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, शून्य होता है, इनमें से कोई नहीं। क्या होता है? क्या होता है? तो वो आपको ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होता है? ऋणात्मक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए कहता है आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होता है? धनात्मक ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, तीनों होता है। क्या होता है आपको? क्या होता है? धनात्मक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी धनात्मक हो जाएगा। आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा आपको? धनात्मक होगा। ठीक है, आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक होता है। आगे देखिए कहता है अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी? अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी? सी से सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के गुजरेगी, एफ से यानी फोकस से होकर गुजरेगी, पी से यानी पोल से होकर गुजरेगी, सी और एफ के बीच से। कहाँ से गुजरेगी? कहाँ से गुजरेगी? तो फोकस से गुजरेगी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? एफ आपका फोकस सही हो जाएगा। आगे देखिए कहता है प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब वह कहता है प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, सीधी निकल जाती है, अभिलंब की समांतर दिशा में जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो क्या होती है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है ना तो वो क्या होती है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जैसे कि देखिए ये आपको एक क्या है? ये आपको एक माध्यम है, ये आपको नीचे जो है सघन माध्यम है, ये अभिलंब है। ठीक है, इसमें हम एक वस्तु डाल रहे हैं। ठीक है, ये एक वस्तु डाले, ये देखिए आपको क्या है? ये वाला वस्तु जो है ये आपको सघन माध्यम है। ठीक है, ये जो है आपको ये जो है आपको क्या है? विरल माध्यम है। यदि इसको सघन माध्यम में घुसाए यानी इसके अंदर क्या है? जल है। ये क्या है? जल है। यदि इसके अंदर डाले तो ये क्या हो जाएगा? ये जो आपको अभिलंब है
इसकी ओर झुक जाएगी। तो ये आपको इस तरह से ये झुक जाती है, ठीक है। यदि आपको सघन माध्यम से यही यदि विरल माध्यम में जाए तो ये क्या होता है, आपको अभिलंब की ओर नहीं झुकती है, अभिलंब से दूर हटने लगती है, ठीक है। तब ये दूर हटने लगेगी। यदि विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आएगी तो ये अभिलंब की ओर ऐसे मुड़ने लगेगी, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है। लेंस की क्षमता जो है, लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है। लेंस की क्षमता किससे व्यक्त की जाती है, फोकस दूरी के द्वारा, फोकस दूरी के दुगुना द्वारा, फोकस दूरी के तिगुना द्वारा, फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपात। क्या होता है, फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपात होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है फोकस दूरी के व्युत्क्रम, यानी फोकस दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। आगे देखिए, कहता है जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे कहा जाता है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे क्या कहा जाता है, प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, दीप्तमान वस्तु, सभी। क्या कहा जाता है उसको, उसको क्या कहा जाता है, प्रकाश स्रोत कहा जाता है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको क्या कहा जाता है, प्रकाश स्रोत। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यदि आपको पूछ दे कि एक मतलब लालटेन है, एक लालटेन है, इस टाइप से एक मतलब लालटेन बना हुआ है, ठीक है। ये जो है एक आपको लालटेन है, ये अभी नहीं जल रहा है, ये अभी नहीं जल रहा है। तो ये आपको दीप्त वस्तु है या अदीप्त वस्तु। यदि जलती रहेगी तब दीप्त वस्तु, नहीं जलेगी तब ये अदीप्त वस्तु। यदि जलेगी तब इससे प्रकाश क्या हो जाएगा, निकलेगा। तो इसको ये जो हो जाएगा तब एक प्रकाश स्रोत की माध्यम हो जाएगा। जैसे देखिए, आपको सूर्य है, ये सूर्य है, ठीक है। ये क्या है, आपको सूर्य है। ये सूर्य जो है क्या करती है, प्रकाश देती है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं, ठीक है। चंद्रमा जो होती है, चंद्रमा जो होती है इससे प्रकाश नहीं निकलती है। ये किससे, ये जो है ये इसका खुद का अपना प्रकाश नहीं होती है, ये तारों की जो है, तारों की चमक से ये चमकती है, ठीक है। चांद का अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, ठीक। ये चांद के तारों के प्रकाश से ये जो है प्रकाश देता है। तो आगे देखिए क्या कहता है, कहता है दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहा जाता है। दो जो है ना वक्र पृष्ठ से घिरे हुए ठोस माध्यम को क्या कहेंगे। यदि दो जो है ना वक्र पृष्ठ से घिरा हुआ माध्यम रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, हम गोलीय लेंस कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, गोलीय लेंस। जैसे देखिए, आपको एक जो है ये आपको गोल वाला है, ये है, एक दूसरा जो है ये गोल वाला आकर के इस पे क्या क्या हो गया, दोनों आकर के ये मिल गया। तो ये क्या हो जाता है, आपको गोलीय लेंस हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी गोलीय लेंस सही हो जाएगा। दो वक्रीय पृष्ठ से जो ठोस माध्यम बनेगा उसको क्या कहेंगे, गोलीय लेंस कहेंगे। आगे देखिए, आगे का था 74 में, आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को तरंग माना गया है। आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को क्या क्या माना गया है, तरंग माना गया है, कण माना गया है, दोनों में से कुछ नहीं माना गया है, सभी सही है। क्या माना गया है, आपको दोनों में से कुछ नहीं माना गया, नहीं तो तरंग माना गया है, नहीं कण माना गया है। तो ये जो है आपको कुछ भी नहीं माना गया है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे कहता है, जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है। क्या बोला, जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो
अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है, प्रकाश का विक्षेपण कहा जाता है, इनमें कोई नहीं। तो क्या कहा जाता है उसको? उसको प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? प्रकाश का अपवर्तन सही हो जाएगा। आगे देखिए कहता है किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से ऊपर, दर्पण के ध्रुव यानी पोल तथा मुख्य फोकस एफ के बीच कहाँ होनी चाहिए? कहाँ होनी चाहिए? तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए ये आपको क्या है? एक अवतल दर्पण। ये क्या है आपको? एक जिसकी ऊपरी भाग रजतित की होती है यानी कलई की होती है, पेंट की हुई होती है, उसको क्या कहा जाता है? अवतल दर्पण कहा जाता है। तो ये आपको पोल हो गया, यहाँ पे ये क्या हो गया? फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो क्या बोला? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच यानी वस्तु जो होगा इसके बीच होगा, पोल और फोकस के बीच होगी। ठीक है, तब जो है वो उसका जो है आभासी प्रतिबिंब सीधा तथा बिंब पाया जाएगा। ठीक है, तो आगे देखिए क्वेश्चन का आता है दिन के समय में निम्न में से क्या वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है? दिन के समय में निम्न में से क्या वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करती है? सूर्य का प्रकाश वस्तु को देखने में सहायता करती है, चंद्रमा का प्रकाश किसी भी वस्तु को देखने में सहायता करती है, दोनों करती है, इनमें से कोई नहीं। कौन करती है? वस्तु को देखने में सूर्य की प्रकाश। दिन के समय में जो है ना किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें सूर्य की प्रकाश सहायता करती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए कहता है नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर y अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां मानी जाती है। शून्य मानी जाती है, धनात्मक मानी जाती है, ऋणात्मक मानी जाती है, सभी क्या हो जाएगी आपको? ऋणात्मक मानी जाती है। क्या मानी जाती है? ऋणात्मक मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए कहता है नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर प्लस y अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां मानी जाती है। धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक, कोई नहीं। क्या हो जाएगा आपको? धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, धनात्मक। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, धनात्मक। आगे चलिए कहता है सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किस बड़े दर्पणों का उपयोग किया जाता है? सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किस बड़े दर्पणों का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण, कोई नहीं। किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आज हम प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के 80 ऑब्जेक्टिव को करा चुके हैं पार्ट ए और पार्ट बी में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो कमेंट में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम। जय हिंद।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपको अध्याय 2 के साथ। थैंक यू।